हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश जी ने तो बसवाड़ा का साहित्य, संस्कृत साहित्य का बहुत, अपने शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, उन्होंने भी बढ़िया काम किया बैसवाड़ा साहित्य के बढ़ते कदम या कुछ इस तरह से पुस्तक लिखी। और आपने भी जो दुर्लभ है, अद्भुत है। और अभी बैसवाड़े पर बहुत कुछ होना बाकी। आपने कहा कि हमने खोज खोज करके ढूंढा है, फिर भी बहुत से रह गए। नेता थे लखनऊ में, प्रोफेसर दीक्षित जी के यहाँ थे। उन्होंने कहा कि तुम बैसवाड़े के हो, और अभी भी बहुत से साहित्यकारों कवियों के बारे में आता है कि ये बैसवाड़े के रहने वाले थे। अब नहीं पता हो किस गांव के रहने वाले थे। तो यार तुम लोग इतना काम तो कर ही सकते हो। हम लोग जो दूर दराज के लोग हैं, नामांकन और गणना करते चले जा रहे हैं। तुम्हारे जिले के ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिख डाला, उसमें जन कितनी गणना कर दी, और लिख देते हैं बैसवाड़े के, और इस समय जीवित थे। तो हमने कहा एक आध नाम बताइए, हम लोग काम करें। तो उन्होंने तुरंत बढ़िया नाम दिया। कुछ बात चल रही थी बरवे छंद की, तो उन्होंने कहा कि रामचंद्र शुक्ल से लेकर नगेंद्र तक और बाद तक के सारे इतिहासकारों ने लिखा, यशोदानंदन के बरवे बहुत ही रससिद्ध हैं और हिंदी जगत में अद्वितीय माने जाते हैं, और वे बैसवाड़े के थे। अब आप लोग ढूंढिए, चुनौती स्वीकार करिए, ढूंढिए बैसवाड़े में कहाँ के थे। अब तक हम लोग नहीं ढूंढ पाए, पता ही नहीं चल पाता। जहाँ की बात करो, कभी कभी लगता है उत्साह में कह दें कि वो पाटन के थे, वो बिहार के थे, डॉक्टर गणेश नारायण जी के आसपास के, लगता है। लेकिन ये न्याय होंगे निश्चित। तो मित्रों, आपने जो काम किया, जो पुस्तक अभी हमने देखी, पुस्तक बहुत विलम्ब से आई थी, इसलिए हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला। एक निवेदन मैं करना चाहूँगा, इतना बड़ा काम आपने कर डाला, एक संकेत दिशा निर्देशक काम कर दिया। क्या इसमें 12-13 अध्याय है, उपशीर्षक है। मैं विनम्रता पूर्वक दावे के साथ कह रहा हूँ, एक एक अध्याय पर एक 100 पेज का लिखा जा सकता है, और इस तरह से पूरा बैसवाड़ा 1200 पृष्ठों में आएगा। बड़ा काम हो जाएगा। जहां चर्चा करो, कुंवर साहब के बारे में बात होने लगी तो उनके बड़े लड़के जो अमेरिका में हैं, पिछले 50 वर्षों से वहाँ डॉक्टर हैं। इसी तरह बंशीधर शुक्ल जी, उनका तो बंशीधर ग्रंथावली भूमिका में लिखा है। वो कहते हैं कि मेरे पूर्वज बीघापुर उन्नाव के रहने वाले थे बैसवाड़े के, और काफी पहले लखीमपुर आ गए थे और मनोरा गांव में बस गए थे। मेरे एक मित्र ने मुझे सूचना दी, बंगाल में है वो, उसने कहा कि टैगोर की आत्मकथा को ध्यान से पढ़िए। उसमें उन्होंने शुरू में लिखा है कि मेरे पूर्वज बैसवाड़े के कोल्हागाड़ा ग्राम से आए थे 300 वर्ष पहले। कोल्हागाड़ा अंग्रेजी में उनका लिखा था। तो हमने यहाँ चर्चा की तो लोगों ने कहा नहीं, वो कोल्हागाड़ा है, नरी गाड़ा, कोल्हागाड़ा, यहाँ गाड़ा बहुत है। तो उन्होंने बताया। तो कभी कभी लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, इतनी बड़ी बड़ी विभूतियाँ सब यही की हैं। जब मैं मंची कविता पर शोध कर रहा था तो अभिराम शर्मा ने कानपुर में कहा, स्नेही मंडल के बड़े कवि थे, उन्होंने कहा भाई बैसवाड़े के बारे में तो ये प्रसिद्ध है कि वहाँ कंकड़ फेंकिए भीड़ में तो जिसके लगेगा वो निश्चित रूप से कवि होगा। फिर उन्होंने कहा कि स्नेही जी कहा करते थे, इसमें नहीं है अभिराम जी, आप किसी आदमी का तीसरे आदमी का हाथ पकड़िए, वो कवि होगा। और उन्होंने एक बात और बताई हंसी मजाक की कि कोई नवदंपति अगर बैसवाड़े की धरती से निकल जाए और प्रवास कर ले एक रात, तो बच्चा उसका निश्चित रूप से कवि होगा। तो बैसवाड़े की गरिमा, यहाँ का गौरव इस तरह गाया गया। तो मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगा, फिर कभी चर्चा होगी। इस तरफ विद्वजनों का ध्यान मैं चाहूँगा, डॉक्टर गणेश नारायण जी हैं, कि यहाँ के जो समकालीन साहित्यकार लिख रहे हैं या जो अभी उपेक्षित रह गए हैं साहित्यकार, चाहे पुराने ही दौर के क्यों हो। भावन जी का नाम आपने लिया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ मित्रों कि बरवे छंद का सर्वोत्तम उत्कर्ष बरवे रामायण में मिलता है, जो हस्तलिखित है, मौरावा के पुस्तकालय में अभी भी सुरक्षित है, हालांकि वो नष्ट होने जा रही है। आप पढ़िए उसको, तो रामचरित मानस की, तुलसी की पदमैत्री, भाव भक्ति, उनकी व्यंजना शक्ति, उनका अलंकार, उनका शिल्प इस तरह उसमें समाविष्ट हो गया है कि लगता है कि वो गोस्वामी तुलसीदास जी के परिशिष्ट महाकवि, अगर वो प्रकाश में आ जाए तो निस्संदेह राग काव्य धारा में एक बड़ा अध्याय जुड़ेगा। मैंने गुरुवर प्रसाद दीक्षित जी से कहा है, उन्होंने कहा देखो प्रयास करेंगे। हमने कहा आप बहुत समर्थ हैं, अयोध्या संस्थान से ही प्रकाशित करवा दीजिए। बोले मिलेगी कैसे?
तो तब प्रद्युम्न त्रिपाठी जी थे वहाँ, तो उन्होंने कहा था तुम जब आओगे तुमको हम दे देंगे। तो अब वो नहीं है। अब मैं सोचता हूँ कैसे बात की जाए वहाँ चलकर। एक दो मित्र हैं, उन्होंने कहा आइए मिलेंगे। हमने कहा हम फोटो कॉपी करा के मूल प्रति आपको दे देंगे अगर वो प्रकाशन हो। आपने बहुत अच्छी बात कही है। हम सब लोग थोड़ा इधर भी जुड़े। और जो मैं कहना चाहता हूँ बार बार कि जो हमारी खालिश अवधि है, ठेठ अवधि है, खांटी अवधि है, वो तो आपकी कविता में है, रहा ताके बोली जाती है आज भी। लेकिन आज अवधि हमारी कैसी होनी चाहिए गद्य में, उसका सर्वोत्तम भाई विनय भदौरिया जी ने अपने स्वागत आख्यान में दिया। और मैं उनसे चाहूंगा कि कविता भी लिखिए, निश्चित लिखिए, उसे तो लिखना ही है आपको, उसको लिखे बिना आप रह नहीं सकते। लेकिन थोड़ा मस्तिष्क को सक्रिय करके अवधि गद्य का भंडार भरिए, आपसे बड़ी आशाएं हैं। बहुत अच्छा लगा। मुझे याद है रूप नारायण त्रिपाठी जो जौनपुर के गीतकार थे, वो कहते थे कि बैसवाड़ा साहित्य का क्षेत्र है और भदौरिया जी साहित्य के क्षेत्रफल हैं। ऐसी धरती को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बैसारा के गौरव को रेखांकित करते हुए जिन गूढ़ तत्वों का विवेचन किया वो सब हम सबके लिए अनुकरणीय है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सीधे इस संस्था के संरक्षक, परम श्रद्धेय पूर्व विधि एवं न्याय मंत्री, राजनीति के युग पुरुष और ईमानदारी और शुचिता के प्रतिमूर्ति परम आदरणीय श्री गिरीश नारायण जी पांडे हमारे बीच में हैं। मैं आदर के साथ आशीष देने के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूं। मित्रों, मैं बहुत संक्षेप में और औपचारिकता बिना फंसकर बहुत सीधी दो तीन बातें कहूँगा, क्योंकि और अधिक बातें कहने का समय नहीं है। आप सभी लोग मन ही मन में महसूस कर रहे होंगे कि आपको भी कहीं जाना है। आज जितना श्रेष्ठ मंच इस पुस्तक के लिए यहाँ आया और इसका उद्घाटन हुआ, तो साधारणतः हमने इस तरह का मंच यहाँ लालगंज में तो कभी नहीं देखा। मित्रों, चंद्रप्रकाश पांडे बछुआ, अरे बिल्कुल घर के आदमी हैं। और लालगंज में आज तो वो भी नहीं चल पाते, मैं भी नहीं चल पाता, लेकिन लालगंज में इतनी तेज चाल से चलते इनको हम देखते थे और मैं भी तेजी चलता था। चुनाव प्रचार में जब घूमता था लोग मेरे पीछे थोड़ा रह जाते थे। बहुत जी। तो मित्रों, एक छोटी सी बात कहूंगा। बैसवारा का जो महत्व है, बैसवारा का जो इतिहास है, वो अभी पूरी तरह से प्रकाशित नहीं है। अभी उसमें बहुत खोजबीन करने की जरूरत है। और अपने इस देश का, अपने इस भारतवर्ष का, इसकी जो संस्कृति रही है, वो सब बैसवारा की संस्कृति रही है। मुझे ध्यान है कि आचार्य रघुवीर जिन्होंने हिंदी भाषा का सबसे पहला शब्द ग्रंथ लिखा है, जी परिभाषित किया है, वो जनसंघ में अध्यक्ष थे, भारतीय जनसंघ के। तो एक बैठक में उनके अनुभव सुनने का अनुभव मिला। उसमें मैं बैठक में था लखनऊ में, दारुसभा में। उन्होंने एक बहुत छोटी सी बात बताई कि मैं साइबेरिया गया था। अब साइबेरिया आप लोग जानते हैं, आज रूस के सबसे ऊपर जहाँ 24 घंटे बर्फी जमी रहती है। कहने लगे मैं साइबेरिया गया था, तो वहाँ लोगों को जब पता लगा कि मैं बनारस से आया हूँ,
तो लोग एक 80 साल से अधिक बूढ़े लंबे चौड़े व्यक्ति को चिकरा करके लाए और उस व्यक्ति ने आके मुझे साक्षात दंडवत प्रणाम किया। तो मैंने उससे पूछा, वो जिस भाषा में बोला तो उससे दुभाषा साथ में था, मैंने उससे पूछा कि ये दंडवत प्रणाम तुमने कहाँ से सीखा है? तो उसने कहा मेरे पूर्वजों ने बताया था अगर बनारस में कोई आवे तो उसको इसी तरह प्रणाम करो। सोचिए भारतीय संस्कृति का कहाँ पहुंची थी और कैसे पहुंची थी और कितना प्रभाव उसने छोड़ा था। अब ये वेदव्रत पुस्तक है, इसे अभी तो पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे तो हमारे सबकी समझ में आ जाएगा। नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित्र लिखा है और जहां तक मेरी जानकारी उन्होंने केवल एक ही किताब लिखी है। अगर और कुछ लिखा हो तो मैं नहीं जानता। अच्छा, खंडित होगा, लेकिन उन्होंने उनको नरोत्तम दास जी के इसी ग्रंथ में जिसे अमर कर दिया। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ चंद्र प्रकाश जी को ये वेदव्रत अमर कर देगा। ये जितना अधिक ये इसका प्रचार हो जाएगा, लोग पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो मित्रों, आवश्यकता इस बात की है, हम लोग आते हैं, मैं तो आप समझ लीजिए कि साहित्य के क्षेत्र में जीरो पर खड़ा रहता हूँ, जीरो राउंड पे रहता हूँ। साहित्य के विषय मेरी कोई बड़ी जानकारी नहीं है, लेकिन साहित्यिक गोष्ठी में जाता हूँ तो अच्छा लगता है। बहुत सी बातें वहाँ सुनने को मिलती हैं तो उससे मन बड़ा खुश होता है। अब हमारे विनय जी, कानून ऐसे विषय में इनका धंधा ही है, लेकिन हाँ धंधा इनका धंधा ही है, लेकिन क्या करें, ये भी देखते हैं वहाँ कितनी गलत सलत सब होता है। ये मन से कभी नहीं कुछ करते होंगे, लेकिन कुछ देखना पड़ता है सब कुछ। इतनी अच्छी कविताएं लिखने लगे हैं और एक प्रकार से आजीविका का साधन वो धंधे है। तो इसलिए जिस दिन वो इतना कमा लेंगे कि उस धंधे को छोड़ देंगे और फिर बैठ करके कविता लिखेंगे, तो मुझे विश्वास है कि ये इतनी अच्छी कविता लिखेंगे कि लोग भदौरिया जी का नाम लेना शायद भूल जाएंगे। अब भदौरिया जी के विषय में तो आप जानते हैं कि चाहे जितना भी कोई कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने जो कविता लिखी वो अमर रहेंगी, अमर रहेंगी। तो मित्रों, मेरा कहना मतलब सिर्फ इतना ही है, साहित्य में भी हिम्मत रखिए, और हिम्मत इतनी होनी चाहिए जैसी निराला जी में थी। बड़े साहित्यकार थे, लेकिन उनमें निराला जी में हिम्मत थी। मुझे उनका एक याद है, निराला जी को मैंने देखा है दारागंज में, इलाहाबाद में, तब वो जीवित थे, लेकिन वो हारे बिल्कुल एक कमरे में रहते थे, लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते थे। उन निराला जी के एक विषय में मैंने सुना था कि एक बार गांधी जी इलाहाबाद आए, तो इलाहाबाद आकर के उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि हिंदी साहित्य अभी अधूरा है। निराला जी को ये बात पता लगी, तो निराला जी लोगों से पूछने लगे कि ये गांधी कहाँ है, कहाँ टिका है। अब उनको ये पता चल गया, इस तरह से कोई बता ही नहीं रहा था। तो गांधी जी के विषय में था कि उनकी बकरी, जहाँ वो रुकते वहाँ उनकी बकरी अलग जाती है। तो उन्होंने सड़क पर एक तांगे में बैठी बकरी को ले जाती लोगों को देख लिया। निराला जी पैदल ही उसके पीछे चल दिए और जहाँ गांधी जी रुके थे उनके पास पहुंच गए, और उनके पास पहुंच करके उन्होंने कहा कि तुम हिंदी के विषय में क्या जानते हो गांधी, बताओ तुमको हिंदी के विषय में क्या जानकारी है। गांधी जी देखा निराला जी बिल्कुल हक्के बक्के हो गए, बोले कि निराला जी मैं तो कुछ नहीं जानता, तुमने ये कैसे कहा कि हिंदी जो है वो अधूरी है। मेरी जूही की कली कविता दुनिया की सबसे अच्छी कविता है, हिंदी उसका कोई भाषा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं बताओ कोई तुम्हारा गौ सबको बुलाओ, तुमने कहा कैसे। तो गांधी जी ने कहा कि मुझसे गलती हो। ऐसा भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए। अब यहाँ तो बहुत से अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, किसके विषय में क्या क्या कहूँ, सब विद्वान हैं। हमारे संचालक जी जो हैं, मेरा एक विश्वास है कि ये कहने को तो संचालक बनते हैं और बहुत अच्छा संचालन करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जिस भाषा में संचालन करते हैं ये अंदर से कविता का पूरी तरह से कोई न कोई लकीर, हाँ कवि हृदय है, तभी इतना अच्छा संचालन ये करता है।
हमारे उपाध्याय जी बैठे हैं, हमारे ओम प्रकाश जी बैठे हैं, ये सब लोग विद्यालय डिग्री कॉलेजों के तो रहे, लेकिन अभी डिग्री कॉलेजों से इनका संपर्क ज्यादा रखता है। अब इनको जो है केवल साहित्य की साधना करनी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण अपने जब तक आप साहित्य को नहीं देंगे तब तक साहित्य जो है और इस वैश्विक साहित्य को परिपक्वता नहीं मिलेगी। तो सभी लोगों को उसको वो देना चाहिए। और मैं अधिक बात न कह के सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने याद करा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपका स्नेह सदैव हम सबको अनुप्राणित करता रहता है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब हम उस लोभ को, जिनके लिए सुनने के लिए हम लोग इतनी देर से बैठे हैं, हम बड़ी विनम्रता के साथ, हमारे बीच में डॉक्टर बैजनाथ विश्वकर्मा जी हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी हैं, उनसे क्षमा चाहते हुए, चूँकि समय बहुत है, तो मैं भारतवर्ष के महान साहित्यकार, चिंतक और शब्द के ऐसे प्रवर्तक, जिनके मुख से अगर आप भी सुनेंगे तो ये लगता है कि बोलते ही जाएं, समय का ज्ञान नहीं रहता, ऐसे साहित्य भूषण, हम तो उनको ज्ञानपीठ से युक्त व्यक्तित्व मानते हैं। डॉक्टर गणेश नारायण जी शुक्ल हमारे बीच में हैं। मैं उन्हें आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और हम सबको आशीर्वचन देने की कृपा करें। और कुछ कैसे दो बड़ाई करके याद हो तो हम लोग भूल जाए। भाई हमारे बैसवारे में तो बाप भी जब तक बेटे को डांट कर नहीं कहता तब तक वो बात नहीं सुनता। बाप ने इतना सम्मान कर दिया है, इतनी बड़ाई कर दी है कि मैं सब भूल गया हूँ कि अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो बैसवारे की प्रकृति के विपरीत जाता हूँ। हमारे यहाँ तो जब बड़े बूढ़े डांटते हैं तो कुछ बुद्धि सीख होती है। तो आपने बड़ाई करके, मुझे याद है, मैं अभी बाद में शुरू करूँगा औपचारिक रूप से। मुझे याद है मैं कवि सम्मेलनों में कविता कहने में बड़ा संकोच करता था। शुरू कभी कहा ही नहीं, आज भी नहीं कहता, क्योंकि वहाँ हाथ उठाना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, गाना पड़ता है, वो हमारे बस की बात है नहीं। तो यहाँ सिमरी चौराहे में एक कवि सम्मेलन था, बहुत पहले की बात है, तब मैं छोटा ही था। तो उसमें डॉक्टर भदौरिया, शिव बहादुर सिंह जी भदौरिया हमारे बड़े माननीय रहे हैं, तो वो अध्यक्षता कर रहे थे। तो जब हमारा नाम बुलाया संचालक ने तो हम छिपने लगे इधर उधर, कविता करने के लिए बुला रहे हैं, कैसे कहेंगे। तब तक भदौरिया जी ने देखा, पहली भेंट थी हमारी उनकी उस समय, पहली मुलाकात, और वो मंच से उतरे और उन्होंने कहा चलो चलो मंच पर। तब मुझे पता चला डांटने से बुद्धि तेज हो जाती है। और मैं फौरन मंच पर गया, जो कुछ आता था हमने कहा। खैर आपने इतना सम्मान करके, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से समारोह देखे, बड़े सेमिनारों में गया, व्याख्यान भी दिए, लेकिन ऐसा समारोह मैंने कभी नहीं देखा जिसमें लगा ही नहीं कि दूसरी जगह बैठे हैं। वह जो ने बैसवारी भाषा में कहा है घरौतन, सब घर के आदमी बैठे हैं। मैं किसको क्या कहूँ, किसके सामने अपनी विद्वता दिखाऊँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ। अगर ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो आप कहेंगे तो सब छठी पत्नी जानते हैं लोग, वही ये अब ज़्यादा टंकी में दिखाओ। तो ज़्यादा कुछ अधिक समय नहीं लूँगा, लेकिन माँ बाड़ी के प्रतिरूप मानकर मैं जयंती देवी जी को अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। और भदौरिया जी की एक पंक्ति याद आती है, वो शायद हमें तो याद आ रही है, लेकिन ज़्यादातर याद पांडे जी को आती होगी। चौक पूरते हाथों वाला कंगन नहीं भुलाए भूला, 70 सीढ़ी उम्र चढ़ गई, बचपन नहीं भुलाए भूला। तो वही है कि हम तो प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन उनकी यादों में बसी है और उनके जीवन का एक बहुत पूरक पक्ष रहा है। और मैं उनके साथ ही उनकी स्मृति को पुनः नमन करता हूँ।
प्रणाम करता हूँ। अब कहाँ से शुरू करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस समारोह का, इस साहित्यिक यज्ञ में जो देवताओं का आवाहन भाई अभिनंदन जी ने किया, यानी देवताओं को उतार लिया धरती पर और उसकी सारी पूजा पाठ जो थी 16 खंड पूजा के खंड थे, कर्मकांड थे, उसको विनय भदौरिया जी ने पूरा कर दिया। अब बीच बीच में हम लोग 2-4 मंत्र लेकर समझा लेकर बीच में पहुंच जाते हैं, लेकिन अब कुछ गुंजाइश बाकी रही नहीं है कि कहा जाए कुछ इससे अधिक। विशेष करके बैसवारा के विषय में हमारे तमाम विद्वानों ने बहुत कुछ कहा है। एक हमारे कवि थे मधुकर खरे जी, उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी, कभी चमकी कलम तो कभी चमका दुधारा, धनी है हर विधा में ये मेरा बैसवारा, प्रणय की भूमिका ये विपुल कविता मई है, ये मेरा बैसवारा बिहारी सत्संग है। तो मधुकर खरे की इस पंक्तियों के साथ इस बैसवारे की धरती को प्रणाम करता हूँ। आज जो पुस्तक लिखी गई है वेदवर्त, ये जो वेदवर्त हमारे सामने है, इसके विषय में थोड़ी इसके पहले एक भूमिका बता दूं। बैसवारे के विषय में कई पुस्तकें लिखी गई, उनमें से कई पुस्तकों में मैं भी साझेदार रहा हूँ। हाँ, हमारी स्वतंत्र रूप से भी एक पुस्तक बैसवारे पर है, अयोध्या शोध संस्थान से प्रकाशित है। इधर बैसवारे के कवियों पर कुछ काम हो रहा है और उसमें हम और प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित दोनों सह लेखक हैं उस पुस्तक के। और बैसवारे की साहित्यिक संपदा करके उस पुस्तक का नाम है। तमाम भूले बिसरे कवियों की खोज उसमें की गई है। उसका पहला खंड बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा, दूसरे खंड पर काम चल रहा है और हम दोनों ही आदमी उसके सह लेखक हैं, प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित और मैं। इधर भारत से उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता के आज़ादी के 75 वर्ष के बीच में कुछ पुस्तकें निकाली हैं, हर जनपद के अलग अलग। तो उसमें उन्नाव की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो मैंने वहाँ जब बात हुई तो हमने कहा भाई उन्नाव अकेले नहीं लिखा जा सकता, इसको आप किसी दूसरे को दे दीजिए। तो कहीं नहीं, ऐसी क्या बात है। हम कहा उन्नाव जो है उसमें बैसवारा आता है, बैसवारा को काट करके उन्नाव को रखना बहुत छोटा हो जाएगा, उसमें रायबरेली को जोड़ना पड़ेगा। अगर रायबरेली न जुड़ा तो फिर उन्नाव पूरा नहीं हो सकता। मैं सोचता हूँ उन्नाव के जुड़े बिना रायबरेली भी पूरा नहीं हो सकता और रायबरेली न जुड़े तो उन्नाव भी पूरा हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा जहाँ आवश्यक हो तहाँ आप रायबरेली का जिक्र कर सकते हैं। तो पुस्तक प्रकाशित हो गई है, वहाँ प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है, उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम उन्नाव करके। तो उसमें भी काफ़ी कुछ बैसवारे की चर्चा की गई है। अब मैं तो सब भूल ही गया हूँ क्या कहूँ बैसवारे के विषय में, लेकिन जैसा कि बैसवारे का शब्द, ये शब्द जो बैसवारे का है, यह जो पुस्तक थी अकबर के ज़माने में रोशाए इंश कलाम करके, उसमें पहली बार इस शब्द का उल्लेख हुआ है बैसवारे का। क्योंकि अंग्रेज थे तो मतलब मुसलमान थे, तो उन्होंने बैसवारा यहाँ बैस क्षत्रियों के प्रभुत्व को देख करके इसका नाम रखा था। उसके पहले जो वेदवर्त जैसी ये पुस्तकें हैं, इसमें से जैसे वेदवर्त इसका पुराना नाम, इसके बगल में सोम तीर्थ जो परियर था उसके पास ब्रह्मावर्त। महाभारत में उल्लेख आया है कि बलराम ने इस क्षेत्र की यात्रा की थी और यहाँ बक्सर में भक्त ऋषि के आश्रम में उन्होंने प्रवास किया था। और इधर ये गर्ग आश्रम, ये उस जमाने में पूरे बहुत तीर्थ थे। गंगा के किनारे किनारे निकलने वाले तमाम यात्री, तो गंगा से ही यात्री, हवाई जहाज होते नहीं, गंगा से ही लोग यात्रा किया करते थे, तो इसी क्षेत्र से निकला करते थे। तो ब्रह्मावर्त, सोम तीर्थ, वेदवर्त, गर्गाश्रम, इन्हीं से होकर के वो काशी, विश्वनाथ, प्रयाग तक की यात्राएं किया करते थे। तो उन्होंने अपने पुस्तकों में इसका काफ़ी कुछ उल्लेख किया है। विशेष करके रायबरेली में भी और उन्नाव में भी बौद्धकालीन सभ्यता का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने भी प्रवास किया था। देउलिया खेड़ा एक बहुत बड़ा प्रख्यात शहर था उन दिनों, अब तो शहर ध्वस्त हो गया, कुछ नहीं है, लेकिन देउलिया खेड़ा और उधर वो नेवल, हाँ, सुजानपुर की तरफ, और इधर तुम्हारे इधर सलोन की तरफ एक परसदेपुर के पास दीघा, ये लोग, ये बौद्ध सभ्यता के बहुत बड़े केंद्र थे।
तो इनमें भी बौद्ध ग्रंथों में भी वैश्वार्य का उल्लेख हुआ है। साहित्य के क्षेत्र में अब मैं बार बार वही बात को पृष्ठपोषण क्या करूं, सब लोग जान चुके हैं, मैं ज़्यादा वैश्वार्य पर नहीं जाना चाहता। वैश्वार्य भाषा पर भी कुछ चर्चा हुई आज, और वैश्वार्य इधर वैश्वार्य पर बहुत से लोग कविता लिख रहे हैं, नवगीत में बहुत कुछ लिखा गया है। मुझे वैश्वार्य में 2-3 ऐसे नए कवि तो नहीं, पुराने हैं, लेकिन उनमें कुछ वैश्वार्य के कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग देखने को मिला। इनमें एक हैं विनय विक्रम सिंह, ये कोई कवि हैं, मैं उनको फेसबुक में देखता हूँ, प्रत्यक्ष उनसे हमारी भेंट नहीं है। हाँ, उन्होंने वैश्वार्य के कुछ पुराने शब्दों का प्रयोग किया है। अच्छा, यहीं कहीं रहते हैं, हमने भाई फेसबुक में देखा है। अच्छा, नोएडा में है, तो उनकी कविता आप लोगों ने भी देखा होगा कि वैश्वार्य के कुछ पुराने शब्दों का अच्छा प्रयोग उन्होंने किया है। हाँ, सही बात है। और दूसरे कवियों में देखा वैश्वार्य भाषा का प्रयोग करने वाले, भाई हमारे विनय भदौरिया जी बैठे हुए हैं, कहेंगे कि हमारे मुँह पे सामने बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी इनके कुछ गीत मुझे बहुत पसंद है, और जिनमें कि वैश्वार्य का वो लालित्य देखने को मिलता है जिसके लिए वैश्वार्य मशहूर रही है। अब जैसे आप बैठे हुए हैं, पांडे जी बैठे हुए हैं, जैसे भी एक गीत हमने देखा जिसमें ठुनक शब्द का प्रयोग किया था। ठुनक क्या ऐसे है ना, लुढ़क जाने को क्या कहते हैं? लुढ़क जाने को क्या कहते हैं? ठनक जाओ। हाँ, वही ठुनक बता रहे हैं। वो ठनक है, मतलब आपका एक शब्द एक कविता में था ठुनक। मैं समझ ज़्यादा वैश्वार्य बोल नहीं पाता, बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ, लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो वो शब्द की चर्चा कर रहा था मैं। जैसे इन्होंने एक गीत अभी हमने फेसबुक में देखा, इन्होंने लिखा, सुख की एक नदी बहती है दुख के निर्जन से। तो ये सामान्य बात है, सुख की एक नदी बहती है दुख के, लेकिन देखिए कवि जो है कविता लिखता जरूर है, लेकिन कवि अर्थवक्ता नहीं है, अर्थ पाठक को खोजना पड़ता है। कभी सिर्फ शब्द का प्रयोग करता है। हाँ, उसका अर्थ आपको खोजना पड़ेगा। अगर आप सही अर्थ न खोज पाए तो कविता चाहे कवि जिस तरह से लिखे तो बेकार है, उसका कोई महत्व नहीं। लेकिन जब ये कहते हैं दुख के निर्जन से, तो एक दिन में जाता है कि दुख के निर्जन से, दुख में आदमी निर्जन तो हो ही जाता है, कौन दुखी के पास जाता है? भाई जब दुखी हो गया तो निर्जन हो जाओगे, दुख में सभी लोग साथ छोड़ देते हैं। तो ये कि इसमें भाव दूसरा निकलता है। भाई पहले हम लेते हैं प्रतीक, और प्रतीक से फिर भाव चित्र बनता है। हम किसी चीज का प्रतीक नहीं लेते हैं, जैसे कि उनको निराला को लीजिए, निराला ने लिखा रवि हुआ अस्त, एक ही 3 पंक्तियों की लाइन है। निराला को इस तरह की पंक्तियां बहुत पसंद है, 3 शब्द वाली। रवि हुआ अस्त, जागो फिर एक बार, है हमा निशा, 3 वाले बहुत लिखे निराला ने, 3 शब्दों वाले। लेकिन रवि हुआ अस्त, यही एक शब्द सारी बात बता देता है कि कविता आगे कहाँ जा रही है। रवि हुआ अस्त सायंकाल का प्रतीक है, रवि हुआ अस्त राम के शौर्य का बिल्कुल क्षरण है। उस दिन राम हार रहे थे युद्ध में। रवि हुआ अस्त बता रहे हैं, अगर रवि अस्त हो गया, रात हो गई, खत्म हो गई बात तो, लेकिन रवि हुआ अस्त आगे भी और कथा बाकी है, रात अभी बाकी है। अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार, अब प्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुद विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न की जलती मशाल। तो यानी रवि हुआ अस्त, भामा कहते हैं कि रवि हुआ अस्त, ये कोई कविता ही नहीं है। भामा ने अपने संस्कृत के आचार्य भामा ने कहा ये कोई कविता नहीं है, ये तो केवल एक सूचना है। लेकिन दंडी कहते हैं कि ये कविता है। संस्कृत के आचार्य दंडी का कहना है कि इसमें क्रिया और कारण का बोध होता है, इसलिए ये कविता है। क्रिया है, रव्यस्त हो गया, कारण क्या है उसका? सायंकाल हुई, सायंकाल के बाद क्या परिस्थितियां होंगी? आदमी सोएगा, जागेगा, लड़ेगा, कल की तैयारी करेगा, क्या करता है? पूरी कथा रवि हुआ अस्त के बाद से जुड़ी हुई है। तो निराला जब 3 शब्द लिख देते हैं तो अर्थ आपको खोजना पड़ेगा। तो शब्द की तो प्रवृत्ति है, हमने कभी कहा भी था सर कि शब्द की प्रवृत्ति है अर्थ। अगर आप शब्द में रुक जाते हैं तो बात पूरी नहीं होती। शब्द अर्थ की तरफ जाता है, और अगर आप अर्थ में रुक गए
अर्थ पा करके संतोष कर लिया तो बात पूरी नहीं हुई अभी। अर्थ पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अर्थ हो सकता है कि हम किसी को कह दें कि नालायक हो, वो नालायक करता है क्या, बोलो नालायक है, बहुत नालायक। तो अगर आप उसको अर्थ पकड़ लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। भाव देखना पड़ेगा कि हमने किस भाव से कहा। हम रामनाथ जी को कुछ कह रहे हैं तो किस भाव से कह रहे हैं। शब्द अर्थ में जाएगा, अर्थ भाव में जाएगा, और भाव में ही रुक गए तो भाई मुश्किल हो गई। वहां भी रुकना नहीं है, भाव के आगे रस में जाएगा, और रस में भी रुक गए तो भी आनंद नहीं मिल रहा है, क्योंकि रस कई जगह मिल सकता है। रस तो मतलब रसाभास भी हो सकता है। तो रस को मंगल में जाना चाहिए। जब शब्द मंगल में बदल जाए तब कविता पैदा होती है। हाँ, तब शब्द अर्थ में जाएगा, अर्थ भाव में जाएगा, भाव रस में जाएगा, और रस मंगल में जाएगा। तुलसी ने एक संकेत किया अपनी रामचरितमानस के पहले ही श्लोक में, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद शामपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। यानी शब्द अर्थ भाव रस इन सबको मंगल करने के लिए मैं गणेश और सरस्वती की वंदना करता हूँ। तो शब्द की गति आगे बढ़ती है। और ऐसा हमारी बाईसवारी में लीजिए, हमारे पुराना कोई कवि रहा होगा, पता नहीं कौन कवि था, उसका कोई नाम भी नहीं जानता, लेकिन उसने लिख दिया एक खेल खेल में खेलने वाली बात, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे गो 80 90 पूरे 100 में लागा तागा चोर निकल कर भागा। लिख दिया होगा किसी बाईसवारी मौज में उसने। लेकिन जब आप इसको सोचिए ऐसे कैसे लिख दिया, शब्द व्यर्थ नहीं हो सकता, शब्द के पीछे कुछ न कुछ रहस्य होगा। शब्द को ब्रह्म कहा गया है तो ब्रह्म इतना निरर्थक नहीं हो सकता, कुछ न कुछ रहस्य जरूर है इसके अंदर। तो वो कह रहा है कि अक्कड़, अक्कड़ का मतलब माँ के पेट में अकड़ा पड़ा हुआ बच्चा, अक्कड़ अकड़ा पड़ा हुआ। बक्कड़, बक्कड़ का मतलब है भैया भैया चलने वाला बच्चा, चल रहा है भैया भैया, जन्म हो गया, बालपन है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, बम्बे बोल का मतलब युवावस्था, युवक हो गया। वैश्वारी का देखिए शब्द सामर्थ्य कितना जबरदस्त है, कितना शब्द सामर्थ्य, पूरा दर्शन रख दिया उसने। अब फिर कवि ने सोचा होगा कि आखिर लोग इसका अर्थ कैसे समझेंगे, तो उसने आगे सूत्र दे दिया 80 90 पूरे 100। 80 साल का हुआ, 90 साल का हुआ, 100 साल का हुआ, और 100 में लागा तागा तो चोर निकल कर भागा। वैश्वारी का वो शब्द सौंदर्य, ये दूसरी भाषाओं में बहुत कठिन है ये शब्द सौंदर्य। और कैलाश ने तो कहा था वैश्वारी ही असली अवधि है, उसने कहा था अवधि कोई भाषा ही नहीं, वैश्वारी ही असली अवधि है। उसने तो कहा था कि तुलसीदास का रामचरितमानस वैश्वारी में लिखा गया है। तो हम क्षेत्र के हिसाब से बहुत छोटे हैं, उन्नाव रायबरेली के क्षेत्र में गंगा के किनारे बाएं, लेकिन संस्कृत के हिसाब से हम भाषा के हिसाब से भी बड़े हैं। जैसा आपने भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जिक्र किया, उन्होंने अपनी यात्रा में लिखा था कि वैश्वार्य के लोग सभी अभिमानी, सभी भीम अर्जुन, सभी सूत पौराणिक, सभी नवाब बाजीदरी शाह। और उसके आगे उन्होंने लिखा कि यहाँ के लोकगीत सुनकर काशी में बहुत दिन रहे, लेकिन शिव आज ही हुए। तो भारतेंद्र जी बड़े मुग्ध थे वैश्वारी के इस शब्द सामर्थ्य पर, उसके सौंदर्य पर। तो हमारे नवगीतों की जहाँ तक बात आती है, जैसे आप लोगों ने कहा भाई नवगीत मैं तो लिखता नहीं, मैं नवगीत समझता भी नहीं हूँ। जैसे अभी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह कह रहे थे, उन 9 में लोग नवगीत नहीं समझते। मैं नवगीत नहीं, मैं भेद नहीं कर पाता कि कहाँ गीत गीत है, कहाँ नवगीत है। मुझे अच्छा लगा, पढ़ लिया, बहुत अच्छा है। वो गीत हो, कविता हो, भेद हो, कुछ भी हो, ऐसे नवगीत पढ़े जैसे किसी ने कहा कि ताल के पानी में कोई बालिका नहा रही है, तो एक नवगीतकार ने लिखा यौवन करे उछाल ताल के पानी में। एक नवगीतकार का एक गीत हमने ये भी सुना, कहें कि गुंडा निकला तिहाड़ से, सूरज जो निकला पहाड़ से। एक है किसी का गीत, पता नहीं किसका है, सूरज निकला पहाड़ से, गुंडा जो निकला तिहाड़ से। तो ये तो अच्छा है नवगीत, लेकिन इस भाव पर रीत काल में बहुत से कवियों ने लिखा है। पद्माकर ने लिखा जाहिर जागत सी जमुना उम गए वह गए जहाँ बेनी।
तहाँ तहाँ काल में हो तो त्रिवेणी। चलिए इस तरह की उपमाएं वहाँ भी दी गई, लेकिन यहाँ जो उपमाएं दी गई उनका एक अलग सौंदर्य है। मैं तो जानता हूँ नवगीत या गीत ये किसी के बनाने से नहीं बनते, क्यों? इसका प्रवर्तक नहीं है कि फलाने ने लिख दिया तो प्रवर्तन कर दिया, फलाने ने लिख दिया तो इसके प्रवर्तक हो गए। ये भाषा की धारा है। जैसे मैंने कहा शब्द की धारा है, शब्द अर्थ पर जाता है, भाव पर रस पर जाता है। भाषा की ऐसी ही धारा है। भाषा आपके अनुभव से जुड़ती है। जब भाषा अनुभव से जुड़ती है तो अपने आप बदल जाती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय संध्या का वर्णन करते हुए लिखते हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तब शिखा पर थी अवराज दी कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये उस समय का माहौल था, भाषा थी, समाज था। उन्होंने सीधी साधी अभिधा में लिख दिया कि गगन कुछ लोहित हो चला, दिवस का अवसान समीप था। लेकिन परिवर्तन हुआ, सामाजिक परिवर्तन होता है। तो पंत लिखते हैं कि तब शिखरों से उड़ गया स्वर्ण विहग। उनका था कि साधारण बात लिखी, तब विहगों से स्वर्ण विहग उड़ गया, निज पंख पसार किस्म तम के पार। स्वर्ण विहग उड़ गया। उन्होंने स्वर्ण जो लालिमा थी, उन्होंने लालिमा को सीधे कहा था। समय बदला, भाषा बदला, अपने आप बदलती जाती है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। भाषा बदली तो भाषा में पंत ने लिखा, निराला ने लिखा, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिची धीरे धीरे धीरे। 3 बार धीरे शब्द का प्रयोग निराला ने कर दिया। सारी बातें इसमें कह दी। इसकी केवल निराला के धीरे शब्द की व्याख्या की जाए तो एक लंबा समय बीत जाएगा कि उन्होंने 3 बार धीरे क्यों लिखा। अच्छा, भाषा और बढ़ी, समाज और बढ़ा, भाषा की धारा बहती जा रही है। तो आ गई शमशेर बहादुर सिंह तक। वो लिखते हैं, शाम का पीला पत्ता लटका डाल पर। अब ये यथार्थ है। वो उनमें उत्साह ज़्यादा था। आज हम लोग कह रहे हैं कि आज मैं देख रहा हूँ तमाम गीतों में एक तो निराशा या आलोचना आ गई। साहित्य जब राजनीति की तरफ जाता है तो उसमें 2 बातें आती हैं, या तो बयानबाजी हो जाएगी, सीधा सपाट बयान जब राजनीति से जुड़ेगा, और या उसमें व्यंग उभरेगा। साहित्य जब राजनीति की तरफ 2 ही चीज़ें होंगी, या तो बयानबाजी हो जाएगी या व्यंग आएगा। हमारे यहाँ अब तमाम गीतों में, मैं नवगीत और गीत नहीं जानता, तमाम गीतों में आलोचना, व्यंग, सपाट बयानी। नई कविता में तमाम सपाट बयानी। मेरी खुद अभी एक नई कविता की पुस्तक आई है, पंचवटी की वो रात। मैं जब समीक्षक के दृष्टिकोण से अपनी किताब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि बेवकूफ कहीं कोई कविता नहीं। तो मैं सही अपनी समीक्षा जब करता हूँ अपनी पुस्तक है तो मुझे लगता है इसमें कोई कविता ही नहीं है, सपाट बयान, सीधा वक्तव्य दे रहा है। मैं उसकी एक लाइन आपको सुनाऊँ। राम वो पंचवटी की वो रात का वर्णन है। उसका कथानक ये है कि जिस दिन सुर्पणखा की नाक कटी है उस दिन राम क्या सोच रहे हैं, केवल रात भर की कहानी है वो। सुबह होते होते राम अपना निर्णय ले लेते हैं कि कल क्या करना है। तो उस दिन चूँकि रावण की बहन की नाक कटी थी, एक बहुत बड़ी, एक निर्वासित आदमी वहाँ जंगल में पड़ा हुआ, पत्नी साथ में, भाई अकेले, एक दिग्विजयी सम्राट की बहन की नाक कट जाए तो किसी को चैन आएगा क्या रात में? कल क्या होगा? एक मनुष्य के रूप में राम सोच रहे हैं। तो वही उसका वर्णन उसमें है। उसकी एक पहली लाइन है कि अब जबकि रात गहरा गई है, अब जबकि रात गहराई गई है, शब्द चुप है, चारों ओर मौन सन्नाटा है, सब चुप है। ये कौन सी भाषा है जो मिट्टी के कोरे बर्तन में भरे पानी की तरह भीतर भीगती चली जाती है? पहली लाइन उसकी है, ये कौन सी भाषा है जो मिट्टी के कोरे बर्तन में भरे पानी की तरह भीतर भीगती चली जाती है? शाम से ही दूर झोपड़पट्टियों में काना फूसी करती हुई बनवासी बालाओं की जीभें चंदन वृक्ष के कोटर में सांपों से फुसफुसाती हैं। सपने जब टूटते हैं तो नींद नहीं आती है। ये उसकी लाइन है। लेकिन अपनी इस पूरी पुस्तक को जब मैं पढ़ता हूँ समीक्षक के दृष्टि से तो मुझे लगता है कहीं कोई अलग ध्यान नहीं, कोई उपमा नहीं, ये पता नहीं कैसे लिखा। तो मैं उसकी आलोचना पर उतर आता हूँ कि नहीं, इसमें कुछ विशेष होना चाहिए। तो ऐसी वो अभी पुस्तक हमारी आ गई है, प्रकाशित होकर, बम्बई से प्रकाशित हुई है RK पब्लिकेशन से। तो तभी भेटूंगा, आप लोगों को दूंगा उसको। तो
तो भाषा, मैं जो भाषा की बात कर रहा था, जैसे एक शब्द अर्थ, भाव, रस और मंगल की तरफ जाता है, भाषा भी परिस्थिति और समाज के अनुसार बदलती चली जाती है। अब नए गीत में अब जो आदमी बिल्कुल उबने लगा था नई कविता में, जब समानांतर में कोई उसके नष्ट होने की बात नहीं, तो उसने कुछ नए प्रयोग किए। और याद रखिए कि मतलब ये नए प्रयोग जब तक, अब बैलगाड़ी गायब हो गई, तमाम शब्द चले गए। अब आज कोई नहीं जानता हवन का है, धुआं, जमती पैंजनी। बैलगाड़ी के गायब होने से तमाम शब्द चले गए, सब चले गए। बेड़ी गायब हो गई। नवगीतों में की जो मूल ताकत थी, ये आंचलिक शब्द जो आ रहे थे, नवगीत क्या, भाषा की ही मूल ताकत। भाषा दो तरह से पैदा होती है, आपके संस्कारों से और व्याकरण से। व्याकरण में उसको फिट किया जाता है, संस्कारों से वो जन्म लेती है। एक आदमी के संस्कार अच्छे हैं तो उसकी भाषा, आपने बताया ना, रिक्शा वाला बहुत सज्जन आदमी था, अगर वही रिक्शा वाला कोई कहे अरे चलो उतरो, तो उसके जो संस्कार होंगे तो भाषा संस्कारों से बनती है। तो अब जैसे ये आपके ये शब्द गायब हो रहे हैं, तमाम शब्द गायब हो गए घरों में। मैं आपको बताऊं, आप आश्चर्य करेंगे, तो हमने अपने नाती को 4-5 साल का है, शुभ नाम है, तो हमने उससे कहा मोबाइल बंद करो, जब देखो तो मोबाइल देखा करते हो। तो थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा बाबा आप क्या देखते थे? अरे हम क्या देखते थे, हम तो एक कपड़े का गेंद बनाते थे वही खेला करते थे। तो उसने कहा तो फिर हमको गेंद लाओ बना दी। हमने कहा जी मुसीबत मोल ले ली, अब कपड़े गेंद कौन बनाए? अरे हमने कहा अच्छा जाओ खेलो जाके। उन्होंने कहा नहीं गेंद बना के लो। अब मैं बहुत परेशान हो गया। यानी अगर हम संस्कार देना भी चाहें पुराने, तो हमारे लिए सिर दर्द है, हम दे नहीं सकते बच्चों को। अच्छा खैर किसी तरह हमने उसको समझाया। दूसरे दिन उसने कहा कि तुम कहते हो बिजली नहीं थी तो कैसे पढ़ते थे? तो हमने कहा चिमनी एक जलती थी, वो लालटेन जलती थी, उसी में पढ़ते थे। तो उसने कहा कि लालटेन कैसी होती है? तो हमने कहा लालटेन होती है भाई, होती थी, अब मैं क्या बताऊँ कैसी होती है। अब वो नहीं है, खत्म हो गई, पीछा छोड़ो मेरा, जाओ जो कुछ करना हो कर देखे। तो वो जिद करने लगा लालटेन दिखाओ। हमने बाजार भेजा आदमी को, क्या ले आओ लालटेन इसको दिखाते। बाजार में लालटेन नहीं मिली, तो हमको सरेंडर करना पड़ा। हमने कहा भैया जैसे तुम अपना करते हो वैसे करो, हमारा पीछा करो। तो हम इन शब्दों को जीवित रखने के लिए अपने बच्चों को अगर कुछ करना भी चाहें तो हमारे सामने भी मजबूरी, हम नहीं कर सकते, हम चाह कर भी नहीं बचा सकते। अब तमाम शब्द हैं, तमाम बातें हैं कि जिनको हम सोहर गायब हो रहे हैं, विवाह के गीत गायब हो गए। हमारे बचपन में 3-3, 4-4 दिन बारातें रुका करती थी। छोटी बड़हार, बड़ी बड़हार, छोटा कलेवा, बड़ा कलेवा, गाली गलौज सब चलता रहता था। नीकी लगे ससुराल की गाड़ी, किसी कवि ने लिखा था उस समय। लेकिन अब तो समझ बिल्कुल सब बदल गया। अब तो अगर वो साला भी आपको सब कह दे कुछ, तो हो सकता है आपके दिमाग में लगे कि हमारे अहंकार को चोट पहुंची, इसने ऐसा कैसे कह दिया हमको। तो हमारा अहंकार बड़ा हो गया। जितने हमारे संवेदना के क्षेत्र बढ़े, संवेदना के क्षेत्र बहुत बढ़ गया। यहाँ से लेकर अमेरिका तक की बातों में हम संवेदित हो जाते हैं, जब कुछ नहीं लेना देना। यूक्रेन की बातों में हम दुखी होने लगते हैं, भाई बहुत बर्बाद कर दिया। संवेदना के स्तर बहुत बढ़ गए। आस्वादन के स्तर में हम बंटवारा कर रहे हैं। अब तो शब्द पढ़ने की चीज नहीं रह गई, सुनने और देखने की चीज है। समाचार पेपर आता है, बहुत कम लोग बैठ करके इत्मीनान से पेपर पढ़ते होंगे, मेरा ख्याल है। कम से कम मैं तो नहीं पढ़ पाता। मोबाइल में कुछ पता चल गया, कुछ टीवी में पता चल गया। वो तो कहिए टीवी वालों का बहुत धन्यवाद, जो डिबेट में ऊट पटांग बोलते हैं, देखने का मन नहीं होता। अगर वो कुछ अच्छी बात बोलने लगे तो उसी में लग जाए। और मैं तो साहित्यकारों से कहूँगा, विशेष करके साहित्य को बचाने का दायित्व पत्रकारों का है। साहित्यकार साहित्य को बचा नहीं सकता, वो चाहे लाख कोशिश करे। अगर पत्रकार उसके साथ न खड़े हुए तो साहित्य बिल्कुल बेकार हो जाएगा, कुछ नहीं लिखेंगे। तो वही बताएंगे कि आपके साहित्य में दम है कि नहीं है, आप किस तरह क्या करें।
और अगर पत्रकारों ने ये जिम्मेदारी न निभाई तो साहित्य के सामने बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। अब साहित्य में वो दम नहीं है, हम लोग कहते जरूर हैं साहित्य, लेकिन दीर्घकालिक है। साहित्य में जो ताकत है वो बहुत दिनों बाद आने वाली ताकत है। तुलसी के समय पर रामचरितमानस कुछ नहीं थी। रामचरितमानस की ताकत तो 400 वर्ष बाद दिखाई पड़ी है। साहित्य बहुत दीर्घकालिक सत्य है, उसकी ताकत बहुत दिन बाद दिखाई पड़ी। आज की जो ताकत है सीधा तत्काल एक्शन, तात्कालिक सत्य, वो टीवी बता रहा है, दूसरी चीज़ें बता रही हैं, वो संचार मीडिया बढ़ गया है। तो इनमें तो हमें पत्रकारों का सहयोग लेना पड़ेगा। पत्रकारों का ये दायित्व है कि आज जो साहित्य सचमुच साहित्य है, साहित्य के अंदर जो सांस्कृतिक चिंतन है, जो उसकी सांस्कृतिक भाव बोध की जो एक चिंता है उसके अंदर, उसको बचाने रखने के लिए पत्रकारों को आना पड़ेगा। अब अकेला साहित्य अपने पैर से खड़ा नहीं हो सकता। जैसा हमारा ख्याल है, हो सकता है हम गलत हों, तो गलत तो हो ही सकता। पैसवारे में घर में बैठे कोई दूसरा अमेरिकन भाषा कर रहे हैं यहाँ तो अब घर में घर की बात कौन मानता है? हमारे घर में हमारी बात कोई नहीं मानता कहने अच्छा बैठो तो अपन ज्ञान अपने पास रखो। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये खतरा साहित्य के सामने अब मौजूद हो गया है। अच्छा खैर, ये सब मैंने बड़ा समय ले लिया, सब लोग वो बोलने के लिए। तो अध्यापक को बीमारी है, जैसे इन्होंने कहा, वकील को बीमारी है अध्यापकों को भी बीमारी होती है कि वो बोलने लगे तो। लेकिन अब अध्यापक में छात्र हो तो बोलने में दूसरी बात होती है, विद्वानों के सामने बोलने में थोड़ा डर लगा करता है। तो मैं विशेष करके भाषा और नवगीत वगैरह के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। नवगीत तो हमको इन्होंने बताया कि एक नवगीत होता है, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि नवगीत भी कुछ होता है, मैं तो जानता ही नहीं था नवगीत होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पुनः हमने मंच पर बैठे तमाम अपने श्रद्धेय जनों को से आशीर्वाद लेना चाहूँगा। मैं परम से आशीर्वाद परम श्रद्धेय डॉक्टर गिरीश नारायण जी शुक्ला बैठे हैं। मैं इनका राजनीति में एक उदाहरण है। हमारे उन्नाव जनपद में भी है भगवती सिंह जी विशारद, राजनीति में बेदाग उसके हम उनके पुस्तक का संपादन, उनका अभिनंदन ग्रंथ का संपादन मैं कर रहा था। तो हमने उसमें लिखा, हमने कहा मैं तुमको गांधी वांधी तो मानता नहीं। उनको कहा भी हमने, हमका मैं तुमको लोग जनपद का गांधी कहते। अरे गांधी टूट जाते अगर तुम्हारी जगह पर होते। गांधी के पीछे तमाम लोग खड़े थे, तमाम देश का तमाम बड़े बड़े लोग खड़े थे, और तुमने पैदल चलकर, चुनाव के दिनों पैदल चलता रहा वो आदमी। हमारे यहाँ बड़ी बेटी की शादी में, मैं कुछ ज़्यादा समय ले रहा हूँ लेकिन एक दो बातें बता ही दूँ। बड़ी बेटी की शादी में वो आए थे, तो हमने पूछा कि कहीं अच्छा अब इजाज़त दीजिए। जब जाने लगे तो हमने कहा काहे से आए हैं, किस चीज़ से आए? अरे कहीं वही शाम वाली गाड़ी से आए थे, रात वाली चले जाएंगे। अरे हमने कहा क्या बात करते हो, 7 साल का विधायक, 7 बार का विधायक रात को 9 बजे ट्रेन में जाएगा? नहीं, हम तो ऐसे ही आते जाते। अद्भुत है ऐसे व्यक्ति। तो हमारे गिरीश नारायण जी भी, जब मैं उनको देखता हूँ कभी साइकिल से जाते हुए कचहरी, अब तो खैर उम्र के तकाजा है, तो ये लोग दुर्लभ हैं राजनीति में। आने वाली राजनीति के दिनों में ऐसे साहित्यकार, ऐसे मतलब राजनीतिक कार्यकर्ता अब दुर्लभ हैं। तो ग्राम प्रधान भी बॉडी गार्ड लेकर चलता है, वो तो समय बदल गया। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मंच पर बैठे हुए भाई अनिल पांडे जी को और शर्मा जी को, और आप सबको भाई ओम प्रकाश जी को। इन्होंने मुझे नवगीत पर काफ़ी कुछ बताया। नवगीत पर लिखना इन्होंने, मैं नवगीत जानता नहीं, मैं आज भी नहीं। जब उस दिन कह भी रहे थे उन्नाव के लोग नवगीत नहीं समझते हमने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मुझे तो गीत लगता है, नवगीत पुराना गीत, नई कहानी पुरानी, ये है भाषा बदल जाती है तो भाषा बदल जाए, नवगीत क्या? अरे हम कोट के लिए पर हम बनियान पहन लें तो क्या फर्क पड़ता है भाई? लेकिन हम कोट पहन ले तो और कुछ बन गए, और कोट उतार के खड़े हो जाए तो और कुछ बन गई है, हमारी समझ नहीं आता। तो और भाई हमारे हरिनाम सिंह जी, हरिनाम कहा गया है हमेशा, ये हमेशा संकट को चक रहे। राम प्रताप सिंह जी और अवनीश सिंह जी, निरंजन राय जी, त्रिपाठी जी, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और सबसे अधिक 2 ही आदमी होते हैं कार्यक्रम में,
एक तो संचालक और दूसरे स्वागत कर। अध्यक्ष तो बीच में लटका रहता है, पढ़ने दो ही हैं, अध्यक्ष तो बीच में लटका रहता है, उसको कुछ नहीं, उसको तो कुछ कहना ही नहीं पड़ता, वो कुछ कह भी नहीं सकता, वो तो केवल सुनना है। वो तो केवल ये कहता प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। जब लोकसभा का अध्यक्ष प्लीज बैठ जाइए के अलावा कुछ नहीं कहता। तो लेकिन अध्यक्ष के सामने दो विशेषताएं होती है अध्यक्ष में, मैं बताता हूँ। एक तो अध्यक्ष के सामने कठिनाई ये है कि वो जो बोलने के लिए सोच कर बैठता है वो सब पहले वाले वक्ता कह चुके हैं। उसके लिए कहने के लिए कुछ रहता नहीं। ये एक विकट समस्या उसके सामने होती है। मैंने बहुत बार ये समस्या का अनुभव किया है और बहुत परेशान हुआ हूँ कि अब मैं क्या कहूँ। बड़े सोच करके बैठे थे कि आज ये बात कहेंगे, दूसरे ने कह दिया, शर्मा जी ने कह दिया, ब्राह्मणेश जी ने कह दिया। लेकिन उसके पास एक सुविधा भी होती है कि अगर उसे कुछ नहीं आता तो संचालक की, बाकी वक्ताओं की, दूसरे वक्ताओं की बात से कुछ निकाल करके अपनी बात कह। तो उसके पास यह सुविधा है कि अगर उसे कुछ नहीं आता तो भी अपनी इज्जत बचा सकता है। तो मैं वही इज्जत बचाने के लिए अध्यक्षता कर रहा था और आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। और अंत में अपने मित्र भागवरिया जी के, उनके बहुत से गीत मुझे याद है, मुझे समय नहीं है, नहीं तो मैं सुनता क्या क्या करना, क्या क्या करना। अरे बहुत से हैं, क्या क्या करना, क्या क्या करना, क्या क्या करना, क्या क्या कहना, क्या क्या सुनना, क्या क्या करना पड़ता है। जीकर देख लिया जीने में कितना मरना पड़ता है। कितना सुंदर गीत, जीकर देख लिया। अपनी शर्तों पर जीने की एक चाह सब में होती है, किंतु जिंदगी जनबंधों के अनचाहे के आग्रह रहती है। तो उसकी एक लाइन आगे है, कुटिया में गोविंद मंडल। एक बार एक सभा में एक सन्यासी जी बैठे हुए थे, बगल में मुख्य अतिथि के रूप में। मैंने यही सुना दिया भगवरिया जी का गीत। उन्होंने कहा आपने मेरे ऊपर टांट कर दिया। हम कहा आप बनेगा, ये भगवरिया जी का गीत है कि कुटिया में गोविंद का मंडल कुछ तो रखना पड़ता है। आपके रखते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा ही कहा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उन्हीं के एक पंक्ति के साथ ये पंक्ति जो उन्होंने, मैं कहने जा रहा हूँ, मेरे मोबाइल में कही थी उन्होंने, वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है कि मेरी अभिव्यक्तियाँ संभव है कई रंग बदले। मैंने जो कुछ कहा है उसी के संदर्भ में कह रहा हूँ। मैं जो सही गलत कह गया हूँ तो उसमें जोड़ लीजिएगा, मेरी अभिव्यक्तियाँ संभव है कई रंग बदले, मेरी बातों को बहरहाल न माना जाए। मैं जो बात कह रहा हूँ इसे न माना जाए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। भाई छोटी पड़ गई क्या? परम श्रद्धेय मंच पर विराजमान सभी साहित्यिक भाइयों बंधुओं, हम सबके संरक्षक मंत्री जी और सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों और बच्चों, सचमुच पांडे जी को और पांडे जी के पूरे परिवार को, बच्चों को, बहुओं को, बेटियों को, सबको आज की बधाई। बहुत अच्छा कार्य, बहुत अच्छी चर्चा हुई है। और आज की परिचर्चा में प्रतिरोध अधिक हुआ है, मूल्यों की स्थापना की बात कम हुई है। अगर ऐसा भी हुआ करे तो और अच्छी बात होगी। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आप त्रेता युग को देखना चाहें तो आज नहीं दिखेगा, इन ग्रंथों में ही दिखेगा। ये ग्रंथ एक आईना है अपने युग के, और उस आईने में आप देख सकते हैं कि कौन सा युग कैसा था, उसके चित्र क्या थे, उसके संस्कार क्या थे, उसकी घटनाएं क्या थी।
मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि जब मैं छोटा था तब हम लोग पैंट पहनते थे तो नीचे से मुड़ा हुआ पैंट हुआ करता था। कुछ दिनों के बाद जब नए बच्चों ने पतरी मोहरी का पैंट पहनना शुरू किया तो बुजुर्गों को अच्छा नहीं लगा। बोले ये सब लड़के दिशाहीन हो गए हैं और जो हमारे जमाने का है वही सबसे अच्छा है। कुछ दिनों के बाद हमने ये देखा कि जब बच्चे पैरेलल पैंट पहनने लगे तो बुजुर्ग लोग पतरी मोहरी का पैंट पहनने लगे। और फिर आगे मैंने देखा कि जब इन लोगों ने और आगे बढ़ करके अपने कपड़े बनाए तो बुजुर्गों ने इनके पीछे वाले वस्त्र धारण करने शुरू किए। मेरे कहने का मतलब यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ मनुष्य का आचरण बदलेगा युग के अनुसार। एक जैसा आचरण नहीं मिलेगा। अब राम नहीं मिलेंगे, कृष्ण नहीं मिलेंगे, गौतम बुद्ध नहीं मिलेंगे, गांधी नहीं मिलेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी मिलेंगे। आज का जो परिवेश है, हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो संस्कृति आज विकसित होकर के आई, वो संस्कृति कहीं से कमजोर नहीं है। ये हमारे जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं ये कहीं से निराश नहीं होंगे। इन मूल्यों में जबरदस्त ताकत है। क्यों? क्योंकि ये भारत का अन्न है। शुद्ध अन्न ग्रहण करने से शुद्ध रक्त मिलता है। शुद्ध रक्त मिलने से शुद्ध संस्कार मिलते हैं। शुद्ध संस्कार मिलने से शुद्ध विचार मिलते हैं। शुद्ध विचार मिलने से शुद्ध कर्म होते हैं और शुद्ध कर्म का फल भी शुद्ध मिलता है। इसलिए निराश और हताश होने वाली बात नहीं है। आप कहानी को नई कहानी कहते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। आप उपन्यास को नया उपन्यास कहते हैं, मैंने कभी प्रतिरोध नहीं किया। आप गजल को नई गजल कहते हैं, मैंने तो नहीं कहा कि आपने ऐसा क्यों कहा। अगर मैं गीत को नवगीत कहता हूं तो क्या परेशानी है भाई? विचार करिएगा हमारी बात पर। नवगीत के जितने तत्व हैं और उन पर जो भी चर्चा होनी चाहिए, मैं तो यही कह रहा था डॉक्टर साहब से कि इस पर उन्नाव में भी एक बैठक होनी चाहिए और एक बैठक हमारे यहाँ रायबरेली में भी होनी चाहिए। क्योंकि ये धरती डॉक्टर शिव बहादुर सिंह भदौरिया की है, जो नवगीत के आधार स्तंभ थे। तो इस धरती पर नवगीत के बारे में अगर ये कहा जाए कि हम नहीं जानते और इतने बड़े बड़े मनीषी ऐसी बात कहेंगे तो ये लगेगा कि हम लोग तो बहुत पीछे हैं अभी विचारों में, अपने चिंतन में अपने। हमने नए को स्वीकार नहीं किया अभी। नया स्वीकार भी करना पड़ेगा, तब हम कहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो एक बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग हमारे मंच पर हैं ये सचमुच हिंदी के महारथी हैं। कितना सुंदर विवेचन भाषा और शब्द का किया है, भाव और अर्थ का किया है हमारे अध्यक्ष जी ने। राम नरेश जी ने बताया कि हमको क्या और नया करना चाहिए और अपने बुजुर्गों को उनकी लिखी हुई लेखनी के शब्दों को तलाश करके हमें नए ग्रंथों का प्रकाशन भी कराना चाहिए। तो ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि नया जितना भी आ रहा है उसको हम रोक नहीं पाएंगे। जीवन एक नदी की धारा है। धारा जब अपने प्रवाह में आती है, जब अपनी पूरी सामर्थ्य में आती है वर्षा ऋतु में, तो गंदली होती है और धीरे धीरे वह लहरें उस गंदलेपन को छानती हैं और वह सब नीचे बैठ जाता है और ऊपर जो लहर, जो धारा हमें मिलती है वो बड़ी पावन, बड़ी पवित्र, बहुत निर्मल मिलती है। इसलिए हम उस निर्मलता की तलाश करें, ऐसे शब्दों का, ऐसी अभिव्यक्ति का, ऐसे गीत के उन
अनुभव जन्य जो संवेदनाएं हैं, अंतर अनुभूतियां हैं, उनको हम पकड़ेंगे और पकड़ करके अपनी नवगीत को और आगे ले जाएंगे। आज पूरे देश में लगभग 750 नवगीतकारों की लिस्ट मेरे पास है जो इस समय लेखन कार्य कर रहे हैं। नवगीत पर लगभग 500 नवगीत संग्रह से अधिक निकल चुके हैं, 50 से अधिक समीक्षा ग्रंथ निकल चुके हैं। जाने कितना बड़ा काम हो रहा है, तो उसको भी समझना है। ऐसा नहीं है, कहीं से परेशान होने वाली बात नहीं है। हम सब लोग अगली बैठक लालगंज की ही धरती पर करेंगे। डॉक्टर विनय भदौरिया बोलेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, रमन जी रखेंगे और लोग रखेंगे जो नवगीत से जुड़े हुए लोग हैं, और जो आपके सवाल होंगे उनका समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे। बैसवारी हमारी बहुत अच्छी है। बैसवारी में देखिए रामचरितमानस लिखा गया है। रामचरितमानस में है करिहो, खइहो, गइहो, जइहो शब्द का प्रयोग होता है। ये केवल बैसवारे में है। आप यहाँ से सुल्तानपुर चले जाइए, कहाँ जा तहा, का खा तहा, कहाँ रहा तहा। प्रतापगढ़ चले जाइए, का खात बाट्या, कहाँ राहत बाट्या, कहाँ जात बाट्या। और आगे जौनपुर चले जाइए तो अनिल पांडे से पूछ लीजिए और विश्वकर्मा जी से पूछ लीजिए। हाँ, कुछ उधर बनारस से और गाजीपुर से मिला हुआ है, तो ये उसका प्रभाव जो है बढ़ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ता है। जी जी। तो ये अवधि की उपबोली बैसवारी है और इसकी अपनी एक मिठास है, इसका अपना संस्कार है, इसकी अपनी एक महत्व है। अभी जो आपने सुनाया तो वो अवधि वाला एक मेरे पास भी है। उक्कू बुक्कू तीन तिलक्कू लौवा लाठी बन गई टाठी, बन फूले बनवारी फूले, भादो मास करैला फूले, टू तितली झबला पानी पी के चपला। उक्कू बुक्कू कच्छप अवतार और बावनी अवतार। उक्कू बुक्कू तीन तिलक्कू, तीनों लोक के स्वामी हैं। उक्कू बुक्कू तीन, वो कमल खिल उठता है, बन गई टाठी, बन फूले बनवारी फूले, प्रकृति भी फूले और चेतना भी फूले, मानव जाति जीव जंतु। समय भी वैज्ञानिकों का यही कथन है कि दुनिया में जब एटॉमिक युद्ध होगा तो धरती टूटेगी और वो जलमग्न होगी और बर्फीला क्षेत्र इतना ज्यादा हो जाएगा कि जल ही जल दिखाई पड़ेगा। ऐसी समय देख रहे हैं आप, इस जाड़े के दिनों में कितनी बारिश हो रही है और कितना हिमस्खलन हो रहा है। ये बात विचार करने की है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बदलाव को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे साहित्य में हो, चाहे गीत में हो, चाहे हमारी संस्कृति में हो, चाहे हमारी भाषा में हो, हमारे रहन सहन में हो। हमें जब परिवर्तनशील संसार है तो उस परिवर्तन को स्वीकार करना ही होगा। हम जड़वत एक जगह खड़े नहीं रह सकते और उस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं वाणी को बधाई देता हूँ और आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। हो सकता है कोई बात ठीक ढंग से न कह पाया हो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अध्यक्षीय उद्बोधन में आदरणीय शुक्ल जी जब बोल रहे थे तो लग रहा था कि बोलते ही जाएं, अपना वक्तव्य समाप्त न करें। इतना सुंदर बोल रहे थे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल की इतनी सुंदर व्याख्या आपने की कि वास्तव में हम सब बहुत आह्लाद से भर चुके हैं आपके उस वक्तव्य से, आपके उस आशीर्वचनों से। हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं वेदवर्त साहित्यिक संस्था की ओर से, अपनी ओर से, आए हुए बैसवारा के समग्र सुधी जनों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और डॉक्टर साहब ने अभी बहुत सी बातें कही कि नवीन परिवर्तनों को स्वीकार करना होगा। डॉक्टर साहब ने भी उसी बात का समर्थन किया था।
निश्चित रूप से कोई भी भाषा अपने समय में धीरे धीरे परिवर्तित होती है आचार विचार व्यवहार से, और उसको स्वीकारना ही पड़ता है। आप ना चाहते हुए भी स्वीकारेंगे। आपके चाहने या न चाहने से कोई मतलब नहीं है, आपको स्वीकारना पड़ेगा ही, ये आपकी मजबूरी है। एक चित्र आपने देखा होगा बहुत पहले, जब सांकेतिक भाषा रक्षा हुआ करती थी तो सूर्य के 7 घोड़े दिखाए गए थे। वो संकेत थे 7 रश्मियों के। आज हम जब भाषा के परिष्कार की ओर बढ़े तो बिग ब्योर की ओर आ गए। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे भाषा का परिष्कार होगा और चीजें हमारे सामने आएंगी, और उस नव चेतना को या नवता को हम स्वीकार करेंगे। ये करना ही पड़ेगा। नए मूल्य स्थापित होंगे। हम लोग ढबरी, लालटेन, चिमनी, दीवट, ये आज के युग में आज के बच्चों से अगर आप पूछिए तो नहीं जानते। हमारी एक बिटिया है, हिंदी की गिनती नहीं आती उसको, बड़ा दुख होता है। ये है, तो ये सब हम लोग देख रहे हैं। इसको हम सबको स्वीकारना पड़ेगा आने वाले समय में। और निश्चित रूप से आप जैसे प्रवर्तक जब तक हम सबके बीच में हैं, इस नवता को बड़ी शिद्दत के साथ बैसारा क्षेत्र की ध्वज पताका को आप लहराते रहेंगे और हम सब आपके पीछे चलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के संस्था के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री रविशंकर जी त्रिवेदी हमारे बीच में हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपको आमंत्रित करता हूं कि संक्षेप में आए हुए सभी आगंतुकों का, मंचासीन सभी सम्मानित अभ्यागतों का धन्यवाद ज्ञापन कर इस कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान करने की कृपा करें। आयोजन को चलते हुए काफ़ी समय हो गया है और इस आयोजन को व्यायाम करते हुए हम अपने अभ्यागतों को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अपने अमूल्य समय देकर के हमारे संस्थान के इस आयोजन को सफल बनाया, और हमारे अतिथिगण जो श्रोता सुधीगण हैं उन्होंने भी काफ़ी गंभीरता से और एक तरह से बहुत बहुत धन्यवाद इस साउंड सिस्टम के प्रोप्राइटर को, धन्यवाद इस होटल के मालिक को श्री अरुण कुमार पांडे जी को, जिन्होंने इतना सुंदर, व्यवस्थित और अच्छा कार्यक्रम करने के लिए हमको ये हॉल प्रदान किया। धन्यवाद दादा चंद्रप्रकाश पांडे जी को, जिन्होंने सुंदर कृति हम सबको दी, और धन्यवाद हमारे मूर्धन्य महामनीषियों को, जिन्होंने अमूल्य समय देकर के हमको अनुप्राणित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी समय तक के लिए ये कार्यक्रम स्थगन की घोषणा की जाती है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। है ना, तो नंबर जरा बताइए। 9519696। आपका लिखा हुआ है, आ गया नाम आपका। ठीक है, हम सेट कर लेंगे। हाँ, उसमें ऐड हो जाएगा। जो अनिल पांडे जो बोले थे जी, मैम वो मेरे फेसबुक, नाना का जो फेसबुक है ना, फेसबुक में बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, आपको भेज दूँगा। मेरा नंबर एक नोट कर लो।